कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं। जब 1920 में माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 29 साल की उम्र में यह बात समझ में आ गई कि इस देश का मनुवादी मीडिया हमारे लिए नहीं बना, आज से लगभग 90 वर्ष पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समझ में यह बात आ गई थी कि इस देश का मीडिया हमारे लिए नहीं बना। उस समय चंद पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, चंद पत्र पत्रिकाएं। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए अपनी पत्रिका, अपना अखबार निकालना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि हमारी बात दूसरा कोई आगे पहुंचाने वाला नहीं है। हम आज 2022 में कह रहे हैं कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। या तो तुम मूर्ख हो या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ख थे, दोनों में से एक तो पक्का मूर्ख है। और मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर तो मूर्ख थे ही, तुम ही हो सकते हो। अगर तमाम लोग फूले अम्बेडकर आंदोलन पर बात करने वाले लोग, संगठन चलाने वाले लोग एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, सबको मुख्यमंत्री बनना, सबको प्रधानमंत्री बनना, तो इन लोगों को चंदा देना बंद करो। पहले से कहो कि अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनो, एक अपना नेता चुनो, तब हम आपके साथ खड़े होंगे, तब आपकी बात आगे तक पहुंच सकती है, अन्यथा नहीं पहुंच सकती। आप 100 जन्म में आरएसएस को इस देश के अंदर हरा नहीं सकते, क्योंकि सबको मालूम है इस देश के अंदर 1000 हिंदू संगठन है, उनका एक राजनीतिक दल है जिसका नाम बीजेपी है। तमाम देश के हिंदू संगठनों का एक आका है जिसका नाम आरएसएस है, उनकी यहाँ एक लड़ाई है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो बिगड़ रहा है, जो खत्म हो रहा है, उसमें से हम बचा कितना सकते हैं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां 20 साल के बाद जब मुझसे खड़े होकर के मेरी आंख में आंख मिला करके मुझसे ये सवाल करेंगी कि राहुल नागपाल जिस समय बसपा बर्बाद हो रही थी, जिस समय बामसेब के टुकड़े हो रहे थे, जिस समय समता सैनिक दल के टुकड़े हो रहे थे, जिस समय आरपीआई के टुकड़े हो रहे थे, उस समय तुम कविता लिख रहे थे, गीत लिख रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तुम कर क्या रहे थे? तो कम से कम मैं कोई वीडियो दिखा करके ये कह सकता हूं कि मैं सब लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा था, मैं ये कर रहा था उस समय पर। अब मुझे ये पता नहीं कि मैं जिस वामसेब के मंच पर खड़े होकर के बोल रहा हूँ, ये किसकी वामसेब है, वामसेब के कितने टुकड़े हुए, आरपीआई के कितने टुकड़े हुए, समता सैनिक दल के कितने टुकड़े हुए, तमाम और अन्य संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए या माननीय साहब कांशीराम ने बनाए, उनके कितने संगठन हुए। तो मेरा सवाल ये खड़ा होता है, क्या हम माननीय साहब कांशीराम या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस पहले ही प्रश्न पर खरे उतरते हैं जिन्होंने कहा कि संगठित रहिए, तो हम खरे नहीं उतरते? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तमाम फूले अम्बेडकरी आंदोलन के साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं जब तक आपके बीच रहूँगा, जब तक आप मोहब्बत से मुझे सुनेंगे, वो 5 मिनट भी हो सकते हैं, वो आधा घंटा भी हो सकता है। तो मैं मंच के तमाम साथियों से और जो लोग सामने बैठे हैं उनसे विशेष रूप से ये आग्रह करता हूँ कि मुझे सुन लें, क्योंकि मैं 800 किलोमीटर चल के तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। तो मंच पे जो लोग बैठे वो भी सुन लें। अकेला जी देखो, ये होती है सीनियर राजनीति। ये कहते हैं बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे आगे करेंगे क्या? अकेला जी, मैंने बड़ी मोहब्बत से सुना आपको, और अगर उठ के गए तो फिर मैं अब क्या कहूँ। मैं कवि आदमी हूँ, पत्रकार हूँ, साहित्यकार हूँ, और अकेला जी तो हमारे गुरु भी हैं और साथी भी हैं। कई मंचों पे हम लोग मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक साथ साथ रहे। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि मैंने उन तमाम साथियों के साथ मंच शेयर किए जिन लोगों को मैंने बचपन में कभी सुना। ये इनका बड़प्पन समझ लीजिए कि इन्होंने मुझे मंच पर बुलाया, ये मेरा काम समझ लीजिए कि मेरा कद थोड़ा बहुत इनके जितना हुआ कि मैं इनके साथ खड़े होकर के मंच पर मैंने अपनी बातें रखी। चलिए खैर, बहुत सारी बातें हुई और मैंने तमाम साथियों को यहाँ सुना।
वामसेब के प्रोग्राम में आने का मतलब ये है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। यहाँ जितने भी वक्ता मंच पर बोलेंगे, देश के कोने कोने से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, वो जितने भी वक्ता यहाँ बोलेंगे वो आपको वो तमाम सारी चीज़ें बताएंगे। या तो आपने सुनी होंगी या फिर आपने नहीं सुनी होंगी, लेकिन आपके लिए ज्ञानवर्धक जरूर होंगी वो, क्योंकि वामसेब का मतलब है कैडर। मान्यवर साहब ने जब वामसेब का गठन किया तो वामसेब का काम ही था सरकारी कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके और उन तमाम लोगों तक फूले अम्बेडकरी आंदोलन की विचारधारा को पहुंचाना, जो लोग गांव में, खेत में, खलियान में, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन से दूर हैं, उन तक उस विचारधारा को पहुंचाना, ये वामसेब का काम था। मैं तमाम देश के बड़े मंचों पे जाता हूँ, छोटे मंचों पे जाता हूँ, जहाँ कोई मान सम्मान के साथ बुलाता है मैं जाता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बड़े दुख के साथ मैं हमेशा तमाम मंचों पे कहता हूँ, कुछ लोगों को बुरी भी लग जाती है, तो मैं कहता हूँ भाई अगली बार मत बुलाना, बुरी लगी तो मेरा कौन सा, आप मुझे कोई तनख्वाह दे रहे हो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संगठित रहिए। अब मुझे ये पता नहीं कि मैं जिस वामसेब के मंच पर खड़े होकर के बोल रहा हूँ ये किसकी वामसेब है। वामसेब के कितने टुकड़े हुए, आरपीआई के कितने टुकड़े हुए, समता सैनिक दल के कितने टुकड़े हुए, तमाम और अन्य संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए या मान्यवर साहब कांशीराम ने बनाए, उनके कितने संगठन हुए। तो मेरा सवाल ये खड़ा होता है, क्या हम मान्यवर साहब कांशीराम या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस पहले ही प्रश्न पर खरे उतरते हैं जिन्होंने कहा कि संगठित रहिए, तो हम खरे नहीं उतरते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले दिनों में 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, हालांकि मुझे पत्रकारिता पर बोलना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि मैं, आप सुन रहे हैं और ताली बजी तो फिर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और भी बोल लेता हूँ। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव हुआ। अकेला जी का मेरे पास फ़ोन आया। अकेला जी ने मुझसे कहा कि राहुल जी यार आप भी वहाँ पर लग गए जा करके। मैंने कहा नहीं। बहुत देश के तमाम साथियों का फ़ोन आया जब मेरी फ़ोटो मायावती जी के साथ में मैन स्ट्रीम मीडिया पर जारी हुई कि राहुल नागपाल ने मायावती जी को मिलकर के समर्थन दिया वगैरह वगैरह। मेरा उद्देश्य इतना भर नहीं है कि राहुल नागपाल को एमएलए, एमपी बनना, निगम पार्षद बनना, जिला अध्यक्ष बनना। मेरा उद्देश्य कभी जीवन में रहा ही नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो बिगड़ रहा है, जो खत्म हो रहा है, उसमें से हम बचा कितना सकते हैं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या हम बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते? आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां 20 साल के बाद जब मुझसे खड़े होकर के मेरी आंख में आंख मिला करके मुझसे ये सवाल करेंगी कि राहुल नागपाल जिस समय बसपा बर्बाद हो रही थी, जिस समय वामसेब के टुकड़े हो रहे थे, जिस समय समता सैनिक दल के टुकड़े हो रहे थे, जिस समय आरपीआई के टुकड़े हो रहे थे, उस समय तुम कविता लिख रहे थे, गीत लिख रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तुम कर क्या रहे थे? तो कम से कम मैं कोई वीडियो दिखा करके ये कह सकता हूं कि मैं सब लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा था। मैं ये कर रहा था उस समय पर। मैं मानता हूं कि मायावती गलत हो सकती हैं, इंसान है, कहीं भी कोई भी दिख सकता है। पैसे का लालच, बहुत सारे लालच हो सकते हैं, कुर्सी का लालच। लेकिन मैं तमाम लोगों के सामने एक सवाल खड़ा करता हूं कि मायावती गलत हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन जो 1000 लोग मायावती को छोड़ करके चले गए, वो एक मंच पर आज तक क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। उनकी तो एक दर्द था, एक लड़ाई थी, वो एक मंच पर आज तक क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। जब ये बात हम सुनते हैं, हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जब ये बात मैं करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। मेरी बात कड़वी है, अगली बार आप मुझे नहीं बुलाओगे, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं अपनी बात अपने चैनल के माध्यम से कह दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि समाज का दर्द है, और यहाँ जिस हॉल में बैठ करके हम और आप लोग बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वो इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय कवि हूँ या मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ या मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, फूले अम्बेडकर आंदोलन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और मेरी ये पीड़ा है जो समाज में मुझे दिख रहा है, मैं उस पर बोलूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सुने और उस पर क्या बेहतर हो सकता है इस पर बैठ करके चर्चा करें। अगर तमाम लोग फूले अम्बेडकर आंदोलन पर बात करने वाले लोग, संगठन चलाने वाले लोग एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, सबको मुख्यमंत्री बनना, सबको प्रधानमंत्री बनना, तो इन लोगों को चंदा देना बंद करो। पहले से कहो कि अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनो, एक अपना नेता चुनो, तब हम आपके साथ खड़े होंगे, तब आपकी बात आगे तक पहुंच सकती है, अन्यथा नहीं पहुंच सकती। आप 100 जन्म में आरएसएस को इस देश के अंदर हरा नहीं सकते, क्योंकि सबको मालूम है इस देश के अंदर 1000 हिंदू संगठन है, उनका एक राजनीतिक दल है जिसका नाम बीजेपी है। तमाम देश के हिंदू संगठनों का एक आका है जिसका नाम आरएसएस है, उनकी यहाँ एक लड़ाई है। मान्यवर साहब कांशीराम ने क्या कहा था? मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, आप लोगों की तरह मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ जितना मैंने समझा, मैं प्रैक्टिकल हूँ।
मैं कहता हूं कि मान्यवर साहब कांशीराम ने क्या कहा था। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था कि जिस दिन इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी अर्थात 85% बहुजन समाज के लोग एक बैनर तले आ जाएंगे, उस दिन इस देश के 15% ब्राह्मणों को या सवर्णों को खदेड़ देंगे, उनकी सरकार बन जाएगी और देश पर कब्जा कर लेंगे। इस प्रांगण में जितने लोग बैठे मुझे बताइए जरा, धोबी कितने, खट्टी कितने, पासी कितने, जाट गुजर यादव कितने हैं? नहीं है। अगर मैं पूछूं चमार कितने तो 80% लोग हाथ खड़ा कर देंगे, सब चमार हैं। जो लड़ाई 1978 में मान्यवर साहब कांशीराम ने बहुजन समाज बनाने की थी, वो आज हम 2022 में चमार समाज पर आकर के खड़े हो गए। ये हमारी उपलब्धि है 60 साल के अंदर, इसको अपने आकलन कीजिए। जो लड़ाई हमारी, जो मान्यवर साहब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाते वक्त, बहुजन समाज का नारा देते वक्त कहा था कि ये 85% बहुजन समाज की पार्टी है, आज वो चमारों की पार्टी बनकर के रहेगी और चमार भी वोट नहीं देता। ये हमारी उपलब्धि है, इस पर चर्चा कीजिए आप। लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन करनी चाहिए हमें इस पर चर्चा। खैर, ये मेरा थोड़ी कुछ बातें मुझे करनी थी तो मैंने आपसे कही। सवाल पत्रकारिता का आता है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं साहब, मैं बहुत सारी बातें कर भी सकता हूं, लेकिन एक बड़ी बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जब 1920 में माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 29 साल की उम्र में यह बात समझ में आ गई कि इस देश का मनुवादी मीडिया हमारे लिए नहीं बना। आज से लगभग 90 वर्ष पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समझ में यह बात आ गई थी कि इस देश का मीडिया हमारे लिए नहीं बना। उस समय चंद पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, चंद पत्र पत्रिकाएं। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए अपनी पत्रिका, अपना अखबार निकालना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि हमारी बात दूसरा कोई आगे पहुंचाने वाला नहीं है। हम आज 2022 में कह रहे हैं कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। या तो तुम मूर्ख हो या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ख थे, दोनों में से एक तो पक्का मूर्ख है। और मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर तो मूर्ख थे ही, तुम ही हो सकते हो। शांत रहिए, सुन लीजिए। पॉलिटिकल वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये दर्द है वामसेप का मंच और वामसेप के लोग सीनियर साथी हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम घर में बैठ करके चर्चा करें, हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे उस मुद्दे पर बात करें जिससे समाज का बेहतर हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 2-2, 3-3, 4-4 अखबार निकालने पड़े। अभी अकेला जी ने तमाम अखबारों के नाम बताए। मान्यवर साहब कांशीराम आए तो मान्यवर साहब कांशीराम को बहुजन संगठन और तमाम पत्र पत्रिकाएं निकालनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने भी उस समय कहा था कि ये मनुवादी मीडिया तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी पत्र पत्रिकाओं में छप रहा है, इसको मान लीजिए, यही सच है। ये हुआ। उस समय 2 चैनल आते थे, DD1 और DD2, 2 ही आते थे सर। आज 50 चैनल आते हैं। मैं सवाल खड़ा करता हूं, मुझे बताइए साहब, ऐसे पत्रकार मैं पूछता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो चला करके गए जनता, समता, मूक नायक और तमाम अखबार, वो क्यों बंद हुए? उनका हत्यारा कौन है? ये सवाल है आपके सामने। मान्यवर साहब कांशीराम जो चला करके गए बहुजन संगठन, जिनकी पंक्तियां, जिनकी प्रतियां जलाएंगी, जो अकेला जी का दर्द है कि मैंने भूखे रहकर उनको बचाया, उनका हत्यारा कौन है? बताइए। ये सवाल है हम तमाम लोगों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने। और 2022 का चुनाव हारने के बाद में हम कहेंगे सोशल मीडिया ने हमको साथ नहीं दिया। 4-4 बार हम मुख्यमंत्री रहे, बिहार में हमारी सरकार रही और अन्य प्रदेशों में बहुजन समाज के नेताओं की सरकार रही, और हम एक बहुजन यूट्यूब चैनल तैयार नहीं कर पाए। हमें डूब के मर जाना चाहिए, हमें डूब के मर जाना चाहिए। कोई हक नहीं हमें मीडिया पे बोलने का। और आज भी देश के अंदर जितने बहुजन मीडिया के चैनल काम कर रहे हैं, भूखे पेट काम कर रहे हैं। तमाम संगठनों को पैसा मिलता होगा, वामसेप को पैसा मिलता होगा, बसपा को पैसा मिलता होगा, मूल निवासी संगठनों को पैसा मिलता होगा। जितने संगठन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इस देश के अंदर चले, तमाम संगठनों को समाज पैसा देता होगा। मुझे बताइए, बहुजन समाज के जितने यूट्यूबर्स हैं, उनको कौन पैसा देता? कोई पैसा नहीं देता उनको। वो चाहते तो आज तक, कल तक, परसों तक किसी में भी काम कर लेते। मैं भी कर लेता, मुझे क्या जरूरत थी या खड़े होकर के भाषण देने की? लेकिन मुझे समाज का दर्द लगा। मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा। मैं तो 22 वर्ष बुद्धिस्ट हूं। मेरे बाप की शादी सन 1970 में बौद्ध धर्म से हुई। मेरा नाना बौद्ध भिक्षु रहा। मैं कहता हूं गर्व के साथ में इस बात को कि मीडिया पर सवाल खड़ा करने का सवाल हमारा नहीं है भाई। हमने मीडिया कभी पैदा ही नहीं किया और ना हमने उस दिशा में कभी सोचा। वामसेप के दूसरे नेता में नाम लेकर के कह रहा हूं, मुझे कौन सा लोन लेना भाई? वामन मेश्राम साहब एक बार मिलने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। उनका पीए हुआ करता था रंगीला। मैंने गीत लिखा था, देश में बड़ा फेमस हुआ था। बात हुई पत्रकारिता पर। मैंने उनसे पूछा कि कितना चंदा आता है आपके पास? करोड़ों में बताया, शायद 20-25 करोड़, मुझे पूरा फिगर तो याद नहीं। इतना एक साल में चंदा आता है।
40 साल हो गए साहब आपको संगठन चलाते हुए, 30 साल हो गए, उपलब्धि बता दो। ये साल गिनवाना बंद करो कि मैं 30 साल से काम कर रहा हूं, मैं 40 साल से काम कर रहा हूं। युवा पीढ़ी हाथ में मोबाइल लेकर के बैठी है, जिस दिन ये खड़ी होगी तो फिर आपसे पूछेगी कि 40 साल की उपलब्धि क्या है, थोड़ा सा ये बता दो मुझे। 30 साल की उपलब्धि क्या, थोड़ा सा ये बता दो मुझे। 25 साल की उपलब्धि क्या, थोड़ा सा ये बता दो। हम नहीं बता पाएंगे। मैं कहता हूं कि जो पैसा हमारे सही हाथों में आया, हमें अधिवेशन करने चाहिए, अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए, ये सच बात है। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि वो पैसा सही दिशा में, सही डायरेक्शन में काम आया या नहीं आया। एक यूनिवर्सिटी बनाने में कितना पैसा का खर्च आता है? करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। मेसराम साहब ने मुझे बताया कि 20-30 करोड़ रुपए आता है, तो वो तो हर साल 3 यूनिवर्सिटी बना देंगे। हमारे बच्चे जाएंगे सरस्वती पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए, हमारे बच्चे जाएंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए, हमारे बच्चे जाएंगे मान पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वो सीखेंगे क्या? वही तो सीखेंगे वो जो सिखाएंगे। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस जमाने में मिलन पब्लिक स्कूल, मिलन कॉलेज और तमाम बना दिए। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में आप मुझे बता दो, इस देश के अंदर जितने संगठन बन रहे हैं उन्होंने कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, बताओ मुझे। हम अपने आने वाली नस्लें तैयार कैसे करेंगे? तैयार होती है स्कूलों से, कॉलेजों से। हमने आज तक एक स्कूल की स्थापना नहीं की, एक स्कूल की स्थापना तक नहीं की हम लोगों ने। नहीं हो सकता ऐसे, यह आंदोलन बचाया नहीं जा सकता। पत्रकारिता पर सवाल उठते हैं साहब। मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों से, चाहे हमारे बीच में समतावाद टीवी चैनल के चीफ एडिटर बैठे मनोज अंतानी जी, उनकी टांग टूट गई, समाज का काम करते हुए रॉड पड़ी साहब, घर की घरवाली के जेवर बेच करके उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। आज भी क्रांति देखिए कि वो आदमी हमारे बीच में खड़ा है। चाहे शंभू है, चाहे अशोक दास है, चाहे और तमाम साथी हैं जो अपना कैरियर दांव पर लगा करके सिर्फ इसलिए लड़े हुए हैं। मैं बहुजन मीडिया हब का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं अपने तमाम साथियों से एक बात कहता हूं कि आप ये सोच करके ये काम मत करिए कि आपको यहां से पैसा मिलेगा, यहां से मान सम्मान मिलेगा, यहां से दौलत मिलेगी। आप ये सोच करके ये काम करिए कि आने वाली नस्लें आपको याद करेंगी कि जब हमारी नस्लें पैसे जो उन्होंने कमा लिया था सरकार बनाने के बाद में उसको बचाने में लगी थी, तो आप उस समय फूले अम्बेडकर ये आंदोलन को बचाने में लगे थे एक मोबाइल लेकर के। ये आपकी उपलब्धि होगी। और मैं तमाम साथियों से कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं, श्रावस्ती पहली बार आए हो, आप लोग जितने इत्मीनान से मुझे सुन रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप नंबर ले लीजिए अशोक दास के नेस में, जो दलित दस्तक उनके कैमरामैन यहाँ बैठे हैं, समतावाद टीवी चैनल के प्रधान संपादक यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ बोल 85 से जो आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके आसपास जो भी कहीं घटना घटती हो, आप उसको रिकॉर्ड करिए, हमें टेलीग्राम पर भेजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, जो भी साधन है हमें भेजिए, हम उसको चलाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम श्रावस्ती में आकर कुछ रिकॉर्ड कर सकें। हम चाहते हैं कि समाज की बात आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि समाज का दर्द आगे जाना चाहिए, हम चाहते हैं कि सब कुछ होना चाहिए जो आप सोच रहे हो, हमारी भी सोच वही है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं भाइयों कि हमारी बीवी बच्चों के पेट में दाना जाना चाहिए, रोटी जानी चाहिए, उनके हमारे भी कुछ ख्वाब हैं। मेरा भी बच्चा DPS में पढ़ना चाहिए, मेरी भी इच्छा है। एक अफसर को 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए मिलते हैं। मैं कहता हूँ वामसेप के साथियों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप किसी के यहाँ पर्ची काटने जाओ, काटना, लेकिन उससे कहना कि 10 रुपये मीडिया के भी दे, ये तेरे ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी है, ये दंड है। अगर तुमको अपना आंदोलन बचाना है तो मीडिया को जीवित रखना पड़ेगा। और जो लोग अभी मंच पर मुझसे पूर्व में ये बात कह रहे थे कि मीडिया ने अन्ना को नेता बना दिया, केजरीवाल पैदा हो गया, मीडिया ने उसको बना दिया, इसको बना दिया, मैं एक बात कह रहा हूं कि मीडिया ने चंद्रशेखर को बना दिया, आपकी उपलब्धि है, इसको ध्यान रखो थोड़ा सा। मीडिया ने राहुल नागपाल को पैदा कर दिया। मैं 800 किलोमीटर से चल करके आया हूं, इस मोबाइल की देन है, सोशल मीडिया की देन है कि आपने मुझे इनवाइट किया और पैसे देकर इनवाइट किया, किराए का पैसा भी आपसे लेकर के जाऊंगा, फ्री में नहीं आया मैं, ये सोशल मीडिया की देन है। शंभू कुमार सिंह संतो, हमारे सामने मनोज अंतानी जी बैठे हैं, तमाम साथी जो देश के अंदर 100-200 हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, 50-40 काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया की देन है। जरूरत है इसका इस्तेमाल करने की। हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन वो मोबाइल का प्रयोग क्या करना हमें पता नहीं। हमारे बच्चे पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं, हमारी माता बहन पूरे दिन वो डेली सोप आते हैं ना, कौन कौन से कसौटी जिंदगी की फलाना वो सब देखती रहती है। कुछ एक्टिविटी करिए, कुछ अच्छा करिए, अच्छा हो सकता है। उनकी बहन बेटियां क्या कर रही हैं? वो माता रानी के जागरण फॉरवर्ड कर रही है, वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। हम कभी नहीं सोचते कि बाबा साहब के, डॉक्टर अम्बेडकर की अच्छी सी कोटेशन आगे, इसको हम आगे अच्छा बढ़ा दें, नहीं बढ़ा रहे हम लोग। तो मेरा आप लोगों से शिकायत भी है और मेरी आपसे प्यार भी है
क्योंकि मेरा ये परिवार है और मैं चल करके आया हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मीडिया आपके साथ, बहुजन मीडिया जो भी है जिसको आप कह रहे हैं, जब ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1920 में कह दिया था कि ये जो मनुवादी मीडिया आपका नहीं है, उन्होंने अपनी पत्रिकाएं निकाली। मान्यवर साहब काशीराम ने कह दिया था कि बहुजन मीडिया आपका नहीं है, ये हमारा नहीं है, उन्होंने अपने पत्रिकाएं निकाले। और उनके जाने के 90-92 साल के बाद में कोई 4-4 बार मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति, महिला, ये आकर के कहे कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। अरे भाई, वो मीडिया तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, तुम्हारा साथ देता क्यों? ये तो बता दो मुझे। वो बना उनके लिए था, जिनके लिए बना था उनके लिए काम कर रहा था, तुम्हारे लिए नहीं बना था, तुम्हारे लिए काम क्यों करता? और जो तुम्हारे लिए काम कर रहे थे उनको पलट करके तुमने कभी देखा नहीं। तो मैं तमाम साथियों से यही कहता हूँ, मीडिया आप तैयार कीजिए। वामसेप के पास बहुत पैसा है, मुझे पता है। वामसेप के पास तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, कभी बुलाइए। तब मैं कहता हूँ, अतरवीर जी कहाँ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनसे कहता हूँ सर बुलाइए कभी बहुजन मीडिया के साथियों को। तमाम गोष्ठियाँ होती हैं, एक बार बहुजन मीडिया की भी गोष्ठी कर लीजिए। 30-40 पत्रकार जो देश भर में अच्छा काम कर रहे हैं उनको इन्वाइट कीजिए, उनसे पूछिए आपकी ज़रूरत है क्या है, आपकी दिक्कत है क्या, आप बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। हमें मालूम है हम बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन साधनों के अभाव में अच्छा काम नहीं कर पाते। और हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ दोगे तो ये फूले अम्बेडकर आंदोलन आगे बढ़ेगा और एक दिन इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा जो थी वो स्थापित होगी, ये मेरा मानना है। मैं अंतिम बात कह करके अपनी बात से आपसे विदा लेता हूँ। मेरे तमाम पत्रकार साथी कई बार मेरा इंटरव्यू लेने के लिए किसी विषय पे आ जाते हैं तो मुझसे पूछते कि भाई ये वर्तमान समय की चुनौती क्या है। मैं कहता हूँ कि वर्तमान समय की कोई चुनौती नहीं है। वर्तमान समय की सिर्फ इतनी सी चुनौती है कि आप इस देश के अंदर फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाए रखना। हम 100 मायावती, 100 काशीराम, 100 रामविलास पासवान, तमाम लोग पैदा कर देंगे। जरूरत है इस भगवा दौर में, इस हिंदुत्व के दौर में फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाए रखने की। बस चाहे बचाए रखना अपने घरों में, बाहर कहीं बचे ना बचे, लेकिन अपने बच्चों को बताए रखना, उनको फूले अम्बेडकर की किताब पढ़ाए रखना, ताकि उनको पता चले कि हमारे पुरखे कौन थे। वो कहीं जाकर के मंदिरों में घंटी बजाना ना शुरू कर दें। बस इतना सा ध्यान रखना, ये आपकी उपलब्धि होगी। बस इतना सा ध्यान रखना। आज मैं 24 तारीख में बोल रहा हूँ, कल 25 तारीख है, कल मनुस्मृति दहन दिवस है। कल आप मनुस्मृति दहन करोगे, बहुत सारे लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं, तो करिए। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो भावनाएं ज्ञान घूम रहा है, इसकी भावनाएं आहत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम जो है वो किसी की भावनाओं को आहत करने ना करने का नहीं, लेकिन हमारा जो पुरखे हमें सिखा करके गए वो काम हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो काम हमें करना चाहिए। और तमाम इतने सारे लोग हैं, परसों उधम सिंह जी की जयंती, उसको भी मनाइए। 26 दिसंबर है और मेरी शादी की सालगिरह भी है 18वीं-19वीं, तो उसको भी मनाइए। तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने मुझे मोहब्बत के साथ सुना। मैं कभी आदमी हूँ, 4 पंक्तियाँ चलते चलते आपको सुना देता हूँ। इतना बोलने के बाद में कई बार मुझे लोग, अभी मैं नागपुर में था, मेरा भाषण था नागपुर में दीक्षा भूमि पे, मुझे बुलाया था वहाँ पे नरले साहब ने। तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही बोला, मैंने कहा पूछा है, सुना है कि यहाँ पे RSS का भी मुख्यालय है। बोले हाँ जी, यही थोड़ी सी दूरी पे है। मैं कहा तो आवाज़ वहाँ तक चली जाएगी क्या? बिल्कुल चली जाएगी। तो मैंने वहाँ कुछ मस्ती में 4 पंक्तियाँ कही, वो मैं आपको भी कह देता हूँ, क्योंकि जोश होना जरूरी है आंदोलन के लिए, लेकिन होश के साथ साथ। और वो ये है कि तुम्हारी चौखटों पे सर, मैंने सुनता था कभी जब गांव देहात में रहते थे, मेरा जन्म बुलंदशहर में हुआ, तो कहते थे कि पूर्वांचल में कुछ ऐसा भी इलाका है कि हमारे बाप दादे जो हैं वो पैर की जूती हाथ में लेकर के निकलते हैं सवर्णों के द्वार से। तो मैंने कहा कि और आज का दौर क्या है। मैं भीम आर्मी का नेशनल स्पोक पर्सन था, NDTV पे डिबेट थी, तो मैंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेहरबानी है कि मैं यहाँ बैठ करके आपसे बैठ रहा हूँ। और भटनागर जी BJP के प्रवक्ता थे, उनसे डिबेट कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि ये बाबा साहब की मेहरबानी कि आज हमारे बच्चे नीला गमछा घेर करके या मोटरसाइकिल पर अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर जय भीम लिख करके चले जाते हैं। और जो पीछे पंडित जी कोई या दूसरा सवड़ आता है तो उसके पेट का पानी हिल जाता है कि तू टूटी साइकिल पर चल रहा है और ये 10 लाख की गाड़ी में जा रहा है और उसने भी जय भीम लिख रखा है। तो ये बाबा साहब की मेहरबानी, उसको दिक्कत होती इस बात से कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम। वो दौर चला गया जब हमारे बाप दादे तुम्हें सलामी करने के लिए जाते थे। आज का दौर ये है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई 1 लाख का मोबाइल और 2 लाख की बाइक पे चलता है। ये उपलब्धि है बाबा फूले अम्बेडकर आंदोलन की कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम। और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम। और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तमन्नाओं में तमन्ना क्या सुनोगे, सबकी तमन्ना। चलिए मैं 2 पंक्ति सुना देता हूँ, हालांकि ये मर्यादा के खिलाफ है। मेरी बड़ी फेमस कविता आप लोगों ने सुनी होगी, तमन्नाओं में तमन्ना। मैं एक बार जब हिंदी कवि सम्मेलन करता था तो लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई फूले अम्बेडकर आंदोलन के लोगों की क्या तमन्ना है। तो मैंने कभी मस्ती में 4 पंक्ति कही थी, वो बड़ी फेमस हुई, मुझे पता नहीं था, देश विदेश तक गई, 25-26 भाषाओं में उनको सुनाया गया। वो मैं सुना देता हूँ कि क्या तमन्ना है, सुनिए। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। क्या तमन्ना बाकी है बाबा साहब के बेटे बेटियों की? कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। तालियां कमजोर हैं आपकी, उतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में, संसद भवन में खड़े होकर के पढ़ी है पहली बार पंक्तियां, तो थावरचंद गहलोत उन दिनों सामाजिक कल्याण मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने मेरी पीठ तपतपाई, बोले बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो, मेरे बच्चे भी सुनते हो, मैं झूठ बोल रहे हो, तुम भी सुनते हो मोदी जी की डर से। आजकल वो गवर्नर हैं। मैंने 10 बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के कविताएं सुनाई, देश में 1000 से ज्यादा बाबा साहब के ऊपर कविताएं सुनाई, 1000 रात जाग करके। और मैं कहता हूं कि अगर बाबा साहब की फोटो नोटों पर आ गई तो क्या होगा? जो लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब की फोटो, मूर्ति की उंगली तोड़ करके चले जाते हैं, चश्मा तोड़ करके चले जाते हैं, फिर मैं कहूँगा बेटा आप थाली में रख के दिवाली के दिन पूजा करो, बताओ कितने नोटों में आग लगाओगे। कविता पूरी करता हूँ, 2 पंक्तियां बच्चे सुनिए। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। एक संस्मरण मुझे और याद आ गया, 1 सेकंड का सुन लीजिए, बता देता हूँ। पता नहीं श्रावस्ती के लोगों से कब दोबारा मुलाकात हुई। मैं करनाल में कवि सम्मेलन में था, मैंने कविता पढ़ी थी, एक लड़का था, वो बड़ा नाराज हो गया मुझसे। कहने लगा भैया अगर बाबा साहब की फोटो नोटों पर आई तो वो मुन्नी के कोठों पर लुटाई जाएंगी, शीला के गानों पर लुटाई जाएंगी, बाबा साहब का अपमान होगा। मैं कहा जवाब तो देना पड़ेगा, मैं साहित्यकार आदमी। मैंने कहा उसको, अगर बाबा साहब की फोटो नोटों पर आई और मुन्नी के कोठों पर लुटाई गई, शीला के गानों पर लुटाई गई, और मुन्नी नाचते नाचते जब थक जाएगी अपने घुंघरू खोलेगी और नीचे से बाबा साहब के छपे हुए नोटों की फोटो की नोट उठाएगी, तो बाबा साहब की फोटो उस नोट को माथे से लगा करके इतना जरूर कहेगी कि हे नारी के मुक्तिदाता, आने में बहुत देर कर दी, पहले आ जाता तो मैं घुंघरू नहीं बांधती कविता। ये जरूर कहेगी और उसके बाद वो घुंघरू नहीं बांधेगी। अब सुनिए कविता। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानो भीम को देनी यही सौगात। दोनों हाथ खोल के बजा दो बार। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, और दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बोलो।